तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूं इसी तरह सपोर्ट करते रहने का। इसी वजह से मैं आपके लिए इस तरह की डरावनी सच्ची कहानियां लाता हूं। बस आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किसकी कहानी कैसी लगती है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। मैं पंजाब के जलंधर सिटी में रहता हूं। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है और मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूं, तकरीबन 4 महीने से। साथ ही 4 महीने से मेरा एक दोस्त भी है जो कि बांग्लादेश से है। ये कहानी उसी के साथ घटी थी जो ठीक मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। बात है 15/8/2023 की। हमारे ऑफिस में सबका ऑफ डे था। सबने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब के सब बाहर घूमने चलेंगे। उस वक्त मैं नहीं गया क्योंकि मुझे घूमना पसंद नहीं था। मुझे तो बस आराम करना था। खैर, बाकी सब के सब चले गए और ठीक 4-5 घंटे के बाद मेरे 2 दोस्त मेरे पास आए, जिनमें से एक मलेशिया से है और एक यहीं इंडिया से। जो दोस्त मेरा इंडिया से था उसने मुझसे कहा कि इवॉन नहीं मिल रहा है। हम लोग कब्रिस्तान की तरफ गए थे, तब से नहीं मिल रहा है। साथियों, मेरे दोस्त का पूरा नाम MD इवॉन हसन है। मेरी और उसकी बहुत बनती थी। जब वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं मिला तो मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं इवॉन मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो अक्सर मजाक बहुत करता था। लेकिन मेरा इंडिया वाला दोस्त वो बहुत कम मजाक करता था, इसीलिए मुझे उसकी बातें एकदम सच लग रही थी। हम लोग एक बिल्डिंग में रहा करते थे जिसमें 10 फ्लोर हैं। मेरा फ्लोर 701 नंबर है और इवॉन का रूम 8वां फ्लोर 821 नंबर। हम कुछ दोस्त और मिले और आपस में बातें करने लगे कि इवॉन अभी तक नहीं मिल रहा है। पर खैर, मैंने उसके रूम पार्टनर से पूछा कि तुमने उसे रूम में जाकर देखा? तो उसने कहा कि मैं अभी तक रूम में नहीं गया। इसके बाद हम 5 लोग लिफ्ट से 8वें फ्लोर पर गए। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि इवॉन एक काली बिल्ली को काट रहा था। उस वक्त हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि तभी उसका रूम पार्टनर उससे कहने लगा कि ये तू क्या कर रहा है? पर इवॉन जवाब नहीं दे रहा था। पर जब उसने उसे उसके पास जाकर हिलाया तो सब के सब देखकर डर गए, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इवॉन शादीन को धक्का मारकर रूम की विंडो की तरफ चला गया। पर्दा होने की वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे थे। सच कहूं तो तकरीबन 1 मिनट तक हम सब गुमशुदा हो गए। मगर साथियों, जो हमारा मलेशिया का फ्रेंड है उसने हिम्मत करके विंडो को खोला। विंडो खुलते ही वो वहां पर नहीं था। सबके सब सोचने लगे कि और कहां जा सकता है। 8वां फ्लोर बहुत ज्यादा ऊपर होता है। सच कहूं तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। खैर, इसके बाद हम सब ने एक ही प्लान किया कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो हमें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। हम सब ने मिलकर पहले तो रूम का खून साफ किया। कमरे को सही से सजाकर हम वापस उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो हमें बीच के पास बैठा मिला। हम लोग उसके पास जाकर पूछने लगे कि तू क्या कर रहा था रूम में? उसने कहा कि मैं तो कब से रूम में गया ही नहीं। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हम सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमने उसे कुछ ना बताना ही सही समझा। इसके 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक चला। एक दिन वो ऑफिस की छुट्टी के बाद अचानक गायब हो गया। एक बार फिर से हम 3 जने उसे दोबारा ढूंढने लगे। उसी बीच हमारे एक दोस्त ने कहा कि सबसे ऊपर चलते हैं। मैंने कहा कि ऊपर जाकर क्या मिलेगा? दोस्त ने कहा कि फिर भी एक बार देखने चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम 8वें फ्लोर से सबसे ऊपर आ गए। पहले तो हमें वहां 1-2 मिनट तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरे ही पल हम सब ने देखा कि वो हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर था। उसे देखकर सब के सब बहुत डर गए। हम तुरंत नीचे की तरफ भागे और अपने 3-4 दोस्तों को और बताया। सब के सब हम उस दूसरी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे। हम सभी ने अपने अपने फोन की फ्लैश ऑन की। तकरीबन 7 फोनों की लाइट और हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सबने देखा कि ठीक उसी दिन वाली बिल्ली जिसको वो बड़े चाव से खाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बॉडी ठीक उसी छत पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, यकीन नहीं होता कि क्या ये कोई आत्मा का काम है। दूसरी तरफ इवॉन हमें वहां बेहोशी की हालत में मिला। इसके अगले दिन हम सब ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं।
हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको वापस बांग्लादेश भेज देते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद उसकी फ्लाइट बुक हुई और वो अपने देश चला गया। इससे पहले कि वो घर पहुंचता, लेकिन सादिन ने पहले ही बता दिया था, तो ठीक उसके घर वालों ने उसे मौलवी के पास ही ले जाना सही समझा। सुनने में आया कि जो आत्मा उसके अंदर आई थी वो किसी बच्चे की थी। उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया, बस इतना ही पता चला कि मौलवी जी ने उस बच्चे की आत्मा को किसी समुद्र में डाल दिया। तब से लेकर अब तक इवान ठीक है, और तो और उससे मेरी बात भी होती है। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। दोस्तों, सच में आज भी जब वो चीज़ याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, इतना कि मैंने आज तक इस बात को अपने घर में भी नहीं बताया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इवान के ऊपर बीती हुई घटना। न जाने इवान ने ऐसा क्या किया होगा कि जिसके बाद उसे खुद ही होश नहीं कि वो आखिर कर क्या रहा है। लेकिन हाँ, बात घूम फिर कर फिर ग्रहों पर आ जाती है। कहते हैं कि जिसके ग्रह कमजोर होते हैं अक्सर ये चीजें उन पर जल्दी हावी होती हैं। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम सुब्रोजीत है और मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ घटी है, जो कि 2020 के समय घटी थी। दोस्तों, मैं और मेरा परिवार लॉकडाउन के 4 महीने पहले 2019 नवंबर में ठीक दिवाली के टाइम पर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। साथ ही आपको घर के बारे में बताऊं तो वो एक 1 BHK का घर था, जिसमें कि एक एडिशनल रूम हुआ करता था। मैं अक्सर वहां बैठकर पढ़ाई करता था और वही हमारा पूजा घर भी था। खैर, हुआ कुछ ऐसा कि दिवाली के समय जिस दिन हम शिफ्ट होने वाले थे उसके ठीक पिछले दिन हम वहां पर पूजा करके आए थे। हम ठीक कुछ पूजा की सामग्री वहीं पर छोड़कर आए थे। कुछ दिए भी जलाए थे, लेकिन वो दिए हमें टूटे हुए मिले, जबकि घर के अंदर कोई नहीं घुसा। और ये सब कुछ उस बेडरूम में हुआ जो कि घर के काफी अंदर है। खैर, घर में शिफ्ट होने के 1 हफ्ते बाद मेरी माँ की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें अचानक डेंगू हो गया और फिर कुछ ही समय में निमोनिया, यूं कहो लगातार एक के बाद एक बीमारी। इसके साथ साथ अचानक मेरा वजन भी गिरने लगा, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ ही महीनों बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस बीच हम सब अपने अपने घरों में फंस चुके थे और उसी बीच कुछ घटनाएं हमारे साथ होने लगी। सच कहूं तो मुझे अक्सर बेडरूम में इत्र या स्ट्रॉन्ग डीओ की खुशबू आती थी, जबकि इन सब चीजों का यूज घर पर कोई भी नहीं करता था। साथ ही कभी कभी अचानक बहुत ही गंदी बदबू भी आती थी, जैसे कोई सड़ रहा हो। उस वक्त चाहे कितनी ही साफ सफाई कर लो, लेकिन वो बदबू हटती नहीं थी। खैर, ऐसे ही एक रात मैं सो रहा था कि अचानक आधी रात को मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि एक औरत मेरे सामने वाले मिरर के आगे बैठकर बाल बना रही थी। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने लाल साड़ी पहनी थी, हाथ में चूड़ियां भी थी। एक बार को तो मुझे नींद में लगा शायद मेरी माँ होगी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, इतनी रात को क्या कर रही हो। इतना कहकर मैं चुपचाप सो गया। इसके ठीक अगली सुबह याद आया कि माँ के तो इतने लंबे बाल है ही नहीं। जब मैंने माँ से ये बात बोली तो माँ ने कहा मैं तो सो रही थी, और वैसे भी रात को उठकर कौन बाल बनाता है। दोस्तों, एक बार को तो मैंने इन सबको अपना वहम समझकर भुला दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो गया। मैं अक्सर जब सोता था तो अचानक मेरी नींद खुल जाती थी। उस वक्त मैं हिल तक नहीं पाता था। बहुत ज्यादा जोर लगाने पर किसी तरह मैं उठ पाता। धीरे धीरे ये सब कुछ कॉमन हो चुका था। मैं रोज डर डर के सोने लगा था। डरावने सपने आते थे। कई बार तो किसी के होने का एहसास भी होता था। एक दिन मैंने किसी को शाम के 8 बजे के टाइम किचन में जाते देखा। जब मैं दौड़कर किचन में गया तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ गंदी बदबू के अलावा। पर हाँ, भगवान के रूम में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी, लेकिन घर का माहौल बहुत ज्यादा डरावना, एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। सच कहूं तो मैं दिन भर परेशान रहता था। मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगा था। मैं किसी से भी झगड़ा करता था। ऐसे ही एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा ही था, मैंने देखा कि माँ और पापा जो कि सो चुके हैं, उन्हें देखकर मैं भी चुपचाप सो गया। पूरे घर में पायल की आवाज आ रही थी। मैंने अपने पिताजी को उठाया तो ठीक वो आवाज उन्होंने भी सुनी। मैंने एक चीज नोटिस की कि जब भी हम घर में नॉनवेज खाते थे तो ये सब बढ़ जाता था। तब से ही हमने घर में नॉनवेज बनाना लगभग छोड़ ही दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इससे ये चीजें बंद हो गई।
और तो और इसके बाद से वो औरत कभी कभी मेरे सपनों में भी आने लगी। हमने बेडरूम में जो जो भगवानों की तस्वीरें लगाई किसी न किसी कारण टूट जाती, लेकिन मैंने हर दिन हनुमान चालीसा, भगवत गीता, शिव जी के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे डर कम लगने लगा और तो और स्लीप पैरालिसिस भी कम होता जा रहा था। बुरे सपने तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। लेकिन 2021 की शुरुआत के बाद हमारे घर पर एक अंकल आए। वो अंकल इस घर पर हमसे पहले रहते थे, तो उनका पोस्टल एड्रेस यहीं का था। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लेटर या डॉक्यूमेंट आएंगे तो हम सब कलेक्ट करके रखें। वो अपना नंबर देकर जल्द ही वहाँ से चले गए। इसके बाद अगले दिन सुबह कॉल आया। उन्होंने बताया कि मैं मकान मालिक का भांजा हूँ और पहले वहीं रहता था। वो घर श्रापित है। आज से करीब 10 साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था। उनका एक बेटा भी था, करीब 25 साल का। उस वक्त उस लड़के की शादी हुई थी, जिसमें लड़की के घर वालों से काफ़ी दहेज लिया गया। शादी का पूरा खर्चा लड़की के घर वालों ने उठाया, लेकिन लड़के का परिवार लालची था। वो इतने पर भी नहीं रुका। वो हर महीने लड़की के घर से पैसे और घर की चीज़ें मंगवाता। जब जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तब तब लड़की को खूब मारा जाता। लड़की एकदम लाचार हो चुकी थी। वो अपने बूढ़े पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के के परिवार ने ही उसे मारा है। जब हमने इस बारे में पूछताछ करी तो कुछ लोगों को इस बारे में पता था। पहला लॉकडाउन खुला और हमने जल्द से जल्द वो घर बदल दिया, क्योंकि जल्द ही दूसरा लॉकडाउन भी लगने वाला था। यकीन मानिएगा, आज 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे कोई पैरालिसिस नहीं होता, ना ही किसी को कोई बीमारी। सब बहुत अच्छे हैं, खुश भी हैं और स्वस्थ भी। आज भी वो घर वैसा का वैसा ही है। मकान मालिक उसे बेच नहीं पाया। कहते हैं मकान मालिक की बड़ी बहू ने वो घर खरीदने के कुछ समय बाद ही वहां उस औरत की आत्मा को देखा था, जिसके कुछ महीने बाद ही वो अलग जगह शिफ्ट हो गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सुब्रजीत की कहानी। मैंने अक्सर इस तरह की कई कहानियों में बताया है कि जब किसी इंसान की बेवजह मौत होती है तो जब तक उसकी उम्र लिखी होती है तब तक वो इसी तरह परेशान करता है। तो ठीक जब तक उस घर में उसकी उम्र है तब तक वो वहां किसी को नहीं रहने देगी। ये कहीं ना कहीं एक सत्य है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सूरज है। मैं अपने शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूं। बात उन दिनों की है जब मेरे ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए थे। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और मेरे गांव के दोस्त मुझे काफी दिनों से गांव बुला रहे थे। मैंने सोचा यही टाइम है, चला जाता हूं। मेरा गांव शहर से मुश्किल 20 किलोमीटर दूर है, पर बहुत ही कम आना जाना था मेरा। खैर, मैं गांव गया और अपने सभी दोस्तों से मिला। अगले दिन शाम को हमने पार्टी करने का प्लान किया, जिसमें ड्रिंक वगैरह का इंतजाम भी था। उसके लिए कोई अलग जगह चाहिए थी जहां हम आराम से पार्टी कर सकें और हमें कोई गांव का बड़ा आदमी भी ना देख पाए। खैर, मेरे एक दोस्त जिसका नाम शिवम है, उसने कहा कि बाग के पास वाले तरबूज के खेत में हम पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि रात में मैं वहीं सोता हूँ खेत की रखवाली करने के लिए। हम सब ने तुरंत हाँ की। शायद यही हम सबकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसके बाग के पीछे एक छोटा सा जंगल था जिसमें ज्यादातर कोई नहीं जाता था, पर शाम होने के बाद हम मार्केट गए। हमने ड्रिंक और मटन लिया, जिसे हमने मिलकर उसके खेत में ही पकाया। सब कुछ खत्म होने के बाद गर्मियों का समय था। खुले आसमान के नीचे हम सब के सब सो गए। रात के करीब 1 बजे एक बोतल टूटने की आवाज जैसी आई। ऐसा लगा मानो जैसे उसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। उसी में मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा शायद मेरा दोस्त होगा। तभी अचानक मुझे हड्डियां चबाने की आवाज भी आने लगी, जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। मैंने तुरंत उस ओर देखा जहां हमने खाना खाया था। मुझे वहां कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा। मैंने एक दोस्त को उठाया और उसे देखने गया तो पता चला वो मेरा दोस्त संदीप है, जो कि मटन की हड्डियां चबा रहा था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। हमें लगा शायद नशे में ये सब कर रहा होगा। हमने उसे झिझोरा और कहा, संदीप ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मुझे दारू और बकरा चाहिए। हमें लगा शायद नशे में कुछ भी बकवास कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी ने पी थी। लेकिन वो बार बार यही बोलने लगा कि मुझे दारू और बकरा चाहिए। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी, काफी भारी और अजीब सी हो गई। तभी उसने शिवम का गला पकड़ा और यही सब दोबारा मांगने लगा। हमें समझने में देरी न लगी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे तैसे हमने उसे संभाला और सुबह हो गई। उसको अगले दिन बहुत भयंकर बुखार था। हम लोग उसको देखने उसके घर गए। हम लोगों को देखते ही उसने कहा
कि तुम सबको सबक सिखाऊंगा, तुम सबकी बारी आएगी। उसकी आवाज में बदलाव देखकर संदीप के पिताजी समझ गए। वो तुरंत दूसरे गांव से एक ओझा को लेकर आए, जिनको सब गडरिया बाबा कहते थे। वो बाबा ने आते ही उसके ऊपर कुछ फूका और अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर जोर से मारा। पूछा, सच सच बता, कौन है तू और क्या चाहता है? तब संदीप ने कहा कि मैं बाग के पीछे जंगल में रहता हूं। कल रात को ये वहां बकरा और दारू लाए थे, बस उसकी खुशबू मुझे आ गई और मैं इसके ऊपर आ गया। बाबा ने कहा, लेकिन तू अब क्या चाहता है? उसने कहा कि ज्यादा नहीं, मैं भूखा हूं। कल रात को इन सबको जंगल भेज दो, 2-3 पाव बकरा और दारू लेकर। मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। दोस्तों, हमने ठीक ऐसा ही किया और संदीप भी ठीक हो गया। संदीप के पिताजी ने हमें बहुत डांटा, कहा कि दूर दराज की जगहों में ड्रिंक और नॉनवेज जैसी चीजें ले जाना ठीक नहीं होता। क्या पता किसी इंसान की मृत्यु किस वजह से हुई हो। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी। इनकी कहानी से मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया, सोचा क्यों ना बताते चलो। दोस्तों, ये किस्सा ठीक हमारे यहाँ ही हुआ है और इस कहानी को मैं ही सुनाऊंगा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि यहाँ एक पति पत्नी रहते थे। पति किसी काम से बाहर गया था कुछ 1 साल के लिए। उस बीच उसके पति के दोस्त ने उसकी बीवी से संबंध बना लिए। नजदीकियां इतनी बड़ी कि वो उससे शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों सोचो, जबकि उस औरत के 2 बच्चे हैं और वो भी बड़े। खैर, वो औरत जिस जगह पर रहती थी उस घर की किस्त उसका पति चुका रहा था। यही कोई आखिरी किस्त बची थी। पति के साल भी पूरे हो चुके थे और ठीक जब वो अपने घर आया तो कुछ ही दिनों में उसके दोस्त और उसकी बीवी ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। हालांकि ये सब घर पर तो नहीं हो सकता था, तो उसके पति के दोस्त ने उसे ड्रिंक के बहाने पास ही के एक जंगल पर बुलाया। नशा इतना ज्यादा था कि सर पे पीछे से पत्थर मार दिया गया। वो जंगल शुरू होने से पहले एक छोटा सा पार्क भी है। लोग अक्सर दिन के समय वहां घूमते हैं। मगर दोस्तों, यह हादसा होने के बाद से कुछ चीजें सामने आई हैं। जैसे कि एक बार एक लड़का रात के समय वहां से गुजर रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे पकड़कर किसी ने पीछे खींचा हो। जब उठकर तेजी से अपने घर भागा तो जाकर उसने घर पर यही बताया कि मुझे किसी ने खींचा था, मगर जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। और तो और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रात के समय वो आवाज लगाता है जबकि वहां कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम नीलू प्रधान है। मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। यह कहानी 2 साल पुरानी है। मैं और मेरे 4 दोस्त न्यू ईयर पर पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए थे। वहां उस वक्त और भी परिवार पिकनिक मनाने आए थे। हम 4 दोस्तों ने बहुत ही मस्ती की, खूब ड्रिंक किया और देखते ही देखते जितनी फैमिली वाले पिकनिक मनाने आए थे सब के सब शाम के 5 बजे तक घर की तरफ चले गए। सबको जाता देख मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन दोस्तों कोई नहीं माना और ड्रिंक करने लगे। तकरीबन रात के 10 बज गए और किसी को कोई होश खबर नहीं। दोस्त ने फिर से कहा कि चलो घर चलते हैं, अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है। इसके बाद सब मान गए। सबने पिकनिक का सारा सामान 2 बोरी में पैक किया और आगे की तरफ चलने लगे। कुछ दूर आगे रास्ते में एक तालाब आया। हम जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो पायल की आवाज आनी शुरू हो गई। साथ ही कोई जोर से हंस भी रहा था। हमने सोचा इतनी रात को जंगल में कौन होगा। काफी डर लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने तालाब की ओर देखा तो पाया कि एक चुड़ैल लाल साड़ी पहने हुए, बड़े बड़े नाखून, आंख पूरी सफेद। ये देखकर मैं और मेरे सारे दोस्त चीख चीख कर इधर उधर भागने लगे। जंगल के पास एक गांव था। हम डर के मारे चीखते चिल्लाते गांव आ गए, लेकिन हमारे 2 दोस्त हमारे साथ नहीं थे। गांव वालों ने पूछा तो हमने पूरी बात बताई। गांव वालों ने बोला कि उस तालाब में रहने वाली चुड़ैल हमारे गांव की है। पहले हम सभी उस तालाब में नहाने जाते थे। वो औरत प्रेग्नेंट थी। एक दिन नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो तालाब में डूब गई और उसकी मौत हो गई। उसके 2 दिन बाद किसी न किसी की बेरहमी से मौत होने लगी। उस दिन से उस तालाब में कोई नहाने नहीं जाता। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं और मेरे 2 दोस्त पहले से ज्यादा डर गए। इसके बाद उन सभी गांव वालों ने मिलकर मेरे दोनों दोस्तों को ढूंढा, लेकिन वो मिले नहीं। अगले दिन सुबह उन दोनों की डेड बॉडी
तालाब से मिली। दोस्तों, आज भी वो बात याद करता हूं तो मेरी रूह थम सी जाती है, लेकिन दुख भी लगता है कि मैंने मेरे 2 दोस्तों को खो दिया। प्लीज आप कभी भी इस तरह की गलतियां ना करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं आखिरी किस्से की तरफ। दोस्तों, ये कहानी शिवांश की है। उसकी एक बार एक लड़के से लड़ाई हो गई। उस लड़के ने, जिसका नाम सुरेश था, उसने शिवांश का सर फाड़ दिया। सुरेश के घर का कुछ भी अता पता नहीं था कि वो कहां से आता है और कौन था। बस वो यहां खेलने आया करता था। इसके बाद शिवांश का कुछ दिन इलाज चला। शिवांश के माता पिता सुरेश की तलाश में थे। खैर, शिवांश अपने घर चला गया। उसके एक दिन बाद उसे रात में बाथरूम जाना था। उसका बाथरूम उसके घर के मेन गेट के पास था और उस गेट में थोड़ा होल था। उसने उस होल से देखा कि घर के बाहर मिट्टी बहुत फैली हुई थी। शिवांश को उस मिट्टी के छोटे से पहाड़ पर सुरेश दिखाई दिया, हवा में उड़ता हुआ। उसने बताया कि वो जिंदा नहीं है, वो तो 2 साल पहले ही मर चुका है, पर उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए वो यहां वहां घूमता रहता है। उसने शिवांश को बताया कि उसे उसके घर के बगल में गाड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों वो गायब हो गया। इसके ठीक अगले दिन शिवांश अपने माता पिता के साथ उस जगह को खोदना चालू करता है। यकीन मानिए, सुरेश का शरीर वहीं पर प्राप्त हुआ। उन लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं तब से लेकर अब तक ना ही उसने किसी को परेशान किया और ना ही वो दिखता है। बस यही थी ये छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलूंगा इसी तरह रोमांच भरी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।